बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो लेट वी सी कि सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक के फंक्शंस क्या हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज इन फ्रंट ऑफ यू हैव you have seen, I think so, the जी building सर। of State Bank of Pakistan. First of all, mission statement, to provide reliable banking services to government, financial institutions, public. इट एक्ट एज एन ऑपरेशनल आर्म ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये इसका मिशन है। हर अदारे की जो भी कोई ऑटोनोमस बॉडी होती है उसका एक मिशन, उसकी स्टेटमेंट होती है। तो ठीक है इसके सर। मिशन में तीन चीजें हैं। तीन चीजें इसके मिशन में हैं। वो कौन कौन सी हैं वो आप देख रहे रिलायबल हैं। बैंकिंग। पहली चीज, सर्विसेज इसने देनी है किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है। दूसरा, इसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तीसरा, इसने बेशक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जरिए पब्लिक को इसने सर्विसेज देनी है। और स्टेट का एक आर्म बन के, उसका एक स्टेट का बाजू बन के इसने काम करना है। ये इसका मिशन है। ठीक है सर। और इसी तरह के अदारों के जहां मिशन भी होते हैं तो वहाँ के मिशन के विजन्स भी साथ होते हैं। साथ इनके विजन भी होते हैं। तो मैं इसका विजन भी आपके साथ शेयर करता हूं, उसके बाद हम फंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक तो है सर। ये कहते हैं, स्टेट बैंक कहता है कि आर विजन इज टू डेवलप द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग सर्विसेज कारपोरेशन BSC बैंक इनटू अ स्ट्रॉन्ग एंड डायनेमिक इंस्टीट्यूशन equipped with an efficient and professional human resource base, having the requisite technology and fully capable of providing quality service to stakeholders while complementing the State Bank of Pakistan in achieving its objectives. तो ये इसका विजन स्टेटमेंट है। विजन और मिशन में हम तो चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको सिर्फ इसलिए देखते हैं कि भाई ये क्यों बना है और ये कहता क्या है और इसका मोटो क्या है। मकसद क्या है? ये देख, हाँ, इसका मकसद क्या है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको ज्यादा बेटर करने के लिए हम इसकी हिस्ट्री पे भी चले जाते हैं। आपको पता है सब कॉन्टिनेंट में जब पाकिस्तान इंडिया इकट्ठे होते थे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता था। इंडिया होता था रिजर्व बैंक ऑफ 48 से इंडिया। पहले पहले ठीक was है। the central bank of both Pakistan and India. On 30th December 1948, British government commission distributed the Reserve Bank of India's reserve between Pakistan and India with ratio 30-70. With 30% reserve पाकिस्तान के हिस्से में आए, 70% इंडिया के पास चले गए। The losses incurred in transition to independence were taken from Pakistan's share, a total of 230 million लॉसेस हुए और 230 मिलियन पाकिस्तान के हिस्से में आए। यानी जो स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स थे उसमें से 230 मिलियन सिर्फ पाकिस्तान के पास आए, बाकी कुछ लॉसेस हो गए। इन मई 1948, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना टुक स्टेप्स टू एस्टैब्लिश स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। 48 में आपको पता है इन्होंने इनॉग्रेशन की थी। दैट आइडिया वर implemented in June 1948। और इसी तरह जून 1948 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, यानी इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया। तो ठीक है स्टेट सर। बैंक ऑफ पाकिस्तान कमेंस्ड ऑपरेशन ऑन जुलाई 1 1 जुलाई 1948। 1948 में इसने ऑपरेशन हाँ, शुरू कर दिया था। अब ये देखो तीन डेट्स हैं आपके MCQs के लिए। ठीक है। पहली बात तो ये कि मतलब जो पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जहां से काम शुरू किया, कितना कैपिटल था? 230 मिलियन था। ठीक और है। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो इनॉग्रेशन की वो 1 मई 1948 से की। और इम्प्लीमेंटेशन कब हुई? जून 1948 में, यानी बन गया। और इसने ऑपरेशन कब स्टार्ट किया? 1 जुलाई 1948 से इसने ऑपरेशन स्टार्ट किया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने या सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये कुछ हिस्ट्री थी। चूंकि इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए हम ये जरूरी समझते हैं कि इसका जो ना हिस्ट्री भी हमें पता होनी चाहिए। लेकिन ठीक है असल सर। जो हमारा आउटलाइन के मुताबिक है वो फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, या फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, जिस नाम से भी पूछे। ऑलमोस्ट जो एशिया के अंदर बैंक्स हैं, बल्कि ऑलमोस्ट अगर आप वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो सेंट्रल बैंक के जो होते हैं फंक्शंस वो मिलते जुलते ही होते हैं। लेकिन हम चूंकि विद रेफरेंस टू पाकिस्तान इकोनॉमी बात करेंगे
तो हम सेंट्रल बैंक की बजाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही कह रहे हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आल्सो परफॉर्म बोथ द ट्रेडिशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। जारी बात है, स्टेट का अदारा है तो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स इसने अचीव करने होते हैं। तो इसमें ये ट्रेडिशनल और प्राइमरी दोनों किस्म के फंक्शन परफॉर्म करता है। कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, कैसे कैसे करता है, कितनी किस्म के हैं, हम उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं फंक्शंस को, अब ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसके जो फंक्शंस हैं, लेट मी शेयर यू दैट। फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक आपके सामने। सबसे ठीक है पहले सर। प्राइमरी फंक्शंस। देखो प्राइमरी फंक्शन में क्या करता है स्टेट बैंक, सबसे पहले तो इसका बुनियादी फंक्शन ये है कि ये करेंसी नोट इशू करता है। मतलब ₹10 से लेकर ₹5000 तक ये करेंसी नोट इशू करता है। ठीक उसके है बाद सर। रेगुलेशंस एंड सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जितने बैंक्स हैं, स्केड्यूल्ड बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की सुपरविजन करता है। और रेगुलेशंस, रेगुलेशंस का मतलब है कि तमाम कमर्शियल बैंक्स के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, इंटरेस्ट के हवाले से, क्रेडिट रेशनिंग के हवाले से, क्रेडिट क्रिएशन के हवाले से, लोन प्रोविजन के हवाले से, ठीक है, वो ये तय करता है पीछे सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक तय करता है रेगुलेशंस, किन 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 तरीकों से, कौन से रूल्स के साथ वो चलेंगे। और उनकी सुपरविजन भी करता है। सुपरविजन का मतलब ये कि इम्प्लीमेंट करवाता है। अगर कोई बैंक इम्प्लीमेंट ना करे उन रूल्स रेगुलेशंस को, मतलब इंटरेस्ट रेट है या क्रेडिट क्रिएशन है या किसी भी हवाले से, अगर कोई फॉलो नहीं करता तो जारी बात है वो एक्शन लेता है सेंट्रल बैंक। ठीक है सर। तीसरा है बैंकर्स बैंक। जिस तरह हम आम पब्लिक और इंडिविजुअल के लिए बैंक्स कमर्शियल बैंक्स बने हुए हैं, इस तरह इनका बैंक भी तो कोई है। इनका बैंक होता है सेंट्रल बैंक। यानी हमें जिस तरह पब्लिक को लोन देते हैं कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंकों को लोन कौन देता है? सेंट्रल बैंक सेंट्रल लोन बैंक। देता है। ठीक। कमर्शियल बैंक हमें हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है, उसकी प्राइस चार्ज करता है। इसी तरह पीछे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों से कुछ मतलब इंटरेस्ट लेता है। बस ये हम्म। फर्क है कि वो जो इंटरेस्ट लेता है कमर्शियल बैंकों से वो थोड़ा होता है। हम हमसे जो कमर्शियल बैंक चार्ज करते हैं वो पिछला रेट डाल के और अपना रेट डाल के, तो वो ज्यादा होता है जरा। इसके बाद लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब ये है कि आखिरी सहारा इसे कहते हैं, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट को। कि अगर कोई बैंक दिवालिया हो रहा हो या वो चल रहा हो या उसके एसेट कम हो गए हो या उसकी लायबिलिटीज बढ़ गई हो, तो उसको बचाने के लिए फिर सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक उसके पीछे आता है और उसको क्राइसिस से निकालता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। उसके बाद बैंकर टू गवर्नमेंट। तो जैसे पब्लिक के लिए बैंक्स बने हुए हैं हमारे पास, गवर्नमेंट के या प्राइवेट बैंक्स बने हुए हैं पब्लिक को फैसिलिटेट करते हैं, सेम इसी तरह गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करता है स्टेट बैंक। मतलब कैसे कैसे फैसिलिटेट करता है? अगर अगर गवर्नमेंट को गवर्नमेंट लोन कहती चाहिए है, हो फॉर शॉर्ट टर्म तो वो स्टेट बैंक से हाँ होती है। अगर बिल्कुल ऐसे, कुछ इशू करने हैं बट तो बॉन्ड्स या कुछ चीजें जो है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज या टी बिल्स जी हैं, तो वो स्टेट बैंक के थ्रू करवाती है। जी, और कंट्रोलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जी, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कंट्रोल करना है तो वो भी स्टेट बैंक के थ्रू करवाती है। और इंटरनेशनल ट्रेड करनी है तो उसके लिए भी वो एडवाइजर के तौर पे काम करता है। एडवाइजर के तौर पे काम करता है। ठीक है सर। और अगर कोई टैरिफ पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए भी, चूंकि एक्सचेंज रेट का मसला होता है ना, तो इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से कोई इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑन करनी है या कोई ट्रेड टैरिफ पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। और उसके अलावा जो इंटरनेशनल अदारों के साथ जब गवर्नमेंट कोई मुआहदे कर रही होती है, लाइक वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या आईएमएफ के साथ, तो फिर ये साथ इन्वॉल्व होता है। ये गवर्नमेंट के बैंक के तौर पे इन्वॉल्व होता है सेंट्रल बैंक। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बैंकर टू गवर्नमेंट है।
उसके अलावा कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये जितने भी ट्रेजरी बिल्स होते हैं ये सारे आपके जो फी वगैरह ये स्टेट बैंक में ही जाते हैं ना सीधे सीधे। जी आप सर। आई थिंक सो कि आपने एफपीएससी अप्लाई किया सीएसएस के लिए, तो आपकी फी जो है वो आई थिंक सो आपने नेशनल बैंक में जमा करवाई या या स्टेट स्टेट बैंक बैंक में में या जमा नेशनल करवा। बैंक में। हाँ, तो नेशनल बैंक से भी सीधा वो ट्रेजरी जो है वो जाती सेंट्रल बैंक के पास ही है जी ऑटोमेटिकली। जी जी। तो कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जारी बात है वो इसी के पास होता है, मॉनेटरी पॉलिसी लगाता है ये इसके प्राइमरी और बुनियादी और बड़े जरूरी फंक्शन है। अगर ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करता तो फिर ये स्टेट बैंक रहता ही नहीं है, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये प्राइमरी फंक्शंस है और ये बड़े बुनियादी और जरूरी फंक्शन है इसके। ठीक है सर। ओके, प्राइमरी फंक्शंस हो गए और आफ्टर प्राइमरी फंक्शन लेट वी सी सेकेंडरी फंक्शन। तो सेकेंडरी फंक्शन में असल में एजेंसी फंक्शंस आ जाते हैं और एजेंसी फंक्शंस में मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट, यानी जो पब्लिक वर्क्स के लिए डेट लिया जाता है का वो आईएमएफ से लिया जाए या फिर वो आईएमएफ सब्सिडरी है वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक से लिया जाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया जाए या जहाँ कहीं से भी लिया जाए, तो उसकी मैनेजमेंट करता है, पब्लिक डेट की मैनेजमेंट ये करता है, सेंट्रल बैंक करता है। ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है, बुनियादी तो नहीं है लेकिन ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी मैनेजमेंट करता है, यानी जो फॉरेन करेंसी है उसको लेके रखता है, मतलब वो डॉलर हो या जर्मन मार्क हो या मतलब जो बड़ी भी भारी करेंसी है उसकी मैनेजमेंट ये करता है। उसके अलावा एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मैटर्स, तो जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही होती है, कमर्शियल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी या इवन फिस्कल पॉलिसी का कोऑर्डिनेशन करवाना हो मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, तो ये गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, ठीक है, उसके फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे काम करता है। उसके अलावा मेंटेनिंग क्लोज रिलेशनशिप विद और विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो जितने फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी हमने आईएमएफ की बात की, अभी हमने वर्ल्ड बैंक की बात की, अभी हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की, ठीक है, इसी तरह और भी इंटरनेशनल कई ऐसे अदारे लाइक डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके थ्रू पाकिस्तान ट्रेड करता है, तो वहां पे क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन करवाने के लिए या करने के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन करता है सेंट्रल बैंक। तो ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन हमने देखे और भी हैं, लेकिन चूंकि हमारी लिमिटेशंस होती हैं कि हमने टॉपिक को क्लोजर की तरफ भी लेकर जाना होता है, तो इसलिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हम वो वाले डिस्कस करते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन है। नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन में डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल फ्रेमवर्क। देखो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क किस चीज पे डिपेंड करता है, सेंट्रल बैंक जो है वो अपने स्केड्यूल्ड बैंक अलाउ करता है जो मार्केट में काम करते हैं, कुछ पब्लिक के और कुछ प्राइवेट के, ये सारे स्केड्यूल्ड होते हैं, स्टेट बैंक उनको मॉनिटर कर रहा होता है और एक फ्रेमवर्क बनाता है। क्या फ्रेमवर्क बनाता है जी, आपने एक जो कंज्यूमर लोन है इस तरह देने हैं, आपने जो प्रोड्यूसर लोन है वो इस तरह देने, आपने नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए इस तरह करना है, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रखने हैं, काइबोर ये होगा, तो ये एक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क बनाता है, ठीक है, यानी पॉलिसी बनाता है। आप सीधा ये समझ लें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। ठीक उसके है सर। अलावा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए वो नेशनल सेविंग सेंटर्स बना देता है, गवर्नमेंट के नेशनल सेविंग सेंटर्स बना देता है, बैंकों को अलाउ कर देता है कि आप सेविंग सर्टिफिकेट्स इशू करें और लोगों की सेविंग्स को जो है ज्यादा से ज्यादा इनकरेज करें और फिर वही सेविंग बाद में इन्वेस्टमेंट बनती हैं, तो उसके लिए जो है ना उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर देता है कि बकायदा तौर पे उसके इंस्टीट्यूट्स बना देता है जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से डील करते हैं। उसके बाद प्रोविजन ऑफ और ट्रेनिंग जैसे वो कौमी फैसिलिटीज, बचत है। जी बिल्कुल, जैसे कौमी बचत है,
मैंने बात की उसकी, नेशनल सेविंग सेंटर्स की बात की, तो ठीक है कौमी मरकज बचत जो है उसके नाम से जो काम कर रहा है वो सेविंग का ही है, तो उस पे लोगों को सेविंग भी होती है और माइनर उसके ऊपर जो है ना प्रॉफिट भी लोगों को मिलता है। प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज टू बैंकर्स, जो बैंकर्स हैं इनकी बकायदा तौर पे ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक। आप ये देखें कि लोग जो हैं मोस्टली ये हर साल अगर आप देखें तो हर साल जो सेंट्रल बैंक है ये इंटर्नी हायर करता है, इंटर्नी हायर करता है और उनकी इस्लामाबाद में वर्कशॉप्स होती हैं, और उसके अलावा जो कमर्शियल बैंकों का स्टाफ है उनको भी ट्रेनिंग देता है। अब जो इंटर्नी वहां पे काम करते हैं सेंट्रल बैंक में, मतलब जो उनकी वर्कशॉप्स होती हैं वहां पे इस्लामाबाद जाके, तो उसके बाद क्या करता है जी स्टेट बैंक, जो उनको नजर आता है स्पार्क जिनमें ज्यादा नजर आता है, और वो समझते हैं कि यार ये जो लोग हैं ना, इतना जो स्टाफ है ये हमारे मतलब बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, उनको तो वो खुद ही उठा लेता है, ठीक है, खुद उनको एडजस्ट कर लेता है, जॉब्स दे देता है। लेकिन जो उनकी वर्कशॉप्स ले लेते हैं लेकिन वहां एडजस्ट नहीं हो सकते, ट्रेनिंग ले लेते हैं, उनकी उनको सजेस्ट कर देता है कमर्शियल बैंक्स को कि इन इन लोगों को हमने ट्रेनिंग्स दी हैं, आप इनको देखें, ठीक है। मतलब क्या उनका क्राइटेरिया होता है ये तो नहीं पता, लेकिन बरल वो सजेस्ट करता है। और वो लोग वो बजाते खुद जिन्होंने मतलब ट्रेनिंग ली होती है, वर्कशॉप अटेंड की होती है, वो भी कमर्शियल बैंकों से राब्ता करके उनको बता सकते हैं कि जी हमने स्टेट बैंक की वर्कशॉप अटेंड की हुई है, एज अ ट्रेनिंग वहां पे काम किया हुआ है, तो कमर्शियल बैंक यूं उठाते हैं उनको, ठीक है। ठीक है सर। तो प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज टू बैंकर्स ये होती है कि बैंकर्स की ट्रेनिंग होती है। मैं पिछले दिनों किसी एक स्कीम के लिए मैंने बैंक से राब्ता किया, तो बैंक में जाके इंफॉर्मेशन ली, तो मुझे वो कह रहे थे यार इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी ट्रेनिंग हो रही है, ये देखें, ये हमने ये ऑनलाइन हम मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, तो अभी हमारी ट्रेनिंग हो रही है। तो ये जाहिर बात है जो कोई भी नया एक प्रोजेक्ट आता है तो उसमें स्टेट बैंक जो है ट्रेनिंग फैसिलिटीज जो है वो बैंकों के लिए अरेंज करता है। तो एक चीज ये होगी, उसके अलावा प्रोविजन ऑफ क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर। समटाइम ऐसा होता है कि इकोनॉमी में, मुल्क में कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पे होते हैं, तो उन सेक्टर्स को ये लोन प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक। जैसे कि अभी आप एनपीएचपी की बात हो रही है, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट और स्टेट बैंक कह रहा है, बकायदा तौर पे बैंकों को कह रहा है कि आप हाउसिंग फाइनेंस करें, लोगों को लोन दें, उनको जो रेजिडेंस की फैसिलिटीज हैं वो मिल सके। तो अब वो मैं अभी देख रहा था कि वो बकायदा तौर पे बैंक ऑफ पंजाब का तो टीवी पे कमर्शियल आ रहा है कि आप नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए लोन लें, ठीक है। ठीक है। इसी तरह जो मिजान बैंक है, इस्लामिक बैंक है, उसने बिल्कुल शुरू कर दिया हुआ, ये स्टेट बैंक की पीछे से स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शंस है, इनको वो पुश कर रहा है कि आप जी ऐसे करो। तो उसके अलावा इस्लामाइजेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम क्योंकि हमारा एक मतलब काफी स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक इन्वायरमेंट है पाकिस्तान के अंदर, तो लोग सूद से, इंटरेस्ट से बचते हैं। उससे बचने के लिए वो कहते हैं कि हमें कोई शरिया बोर्ड से फतावा के मुताबिक हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारे सेविंग्स, हमारा बिजनेस जो है ना वो इस्लामिक बैंक मतलब उसमें होना चाहिए। यानी हमें कोई मतलब गुनाह वाली वाली जो चीज है, जो आखिरत हमारी को डिस्टॉर्ट करे, वो नहीं होनी चाहिए। यानी बैंक से हम डील भी करें लेकिन उसमें कोई हराम का एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए। तो वो इस्लामाइजेशन के लिए एक इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मिजान बैंक की एग्जांपल दी जाती है या यूबीएल अमीन की एग्जांपल दी जाती है। तो इस्लामाइजेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम करने के लिए भी ये पॉलिसीज बनाता है, उसमें बकायदा शरिया बोर्ड से कोई वो फतावा वगैरह लेकर और वो बैंकों को अलाउ कर देता है कि जी आप ये इस्लामिक बैंकिंग का पोर्शन स्टार्ट कर लें। जो लोग मतलब उस कन्वेंशनल बैंकिंग में नहीं जाना चाहते, वो जो है ना इस्लामिक बैंकिंग में आ जाए। तो ठीक ये है। इसके नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन थे सेंट्रल बैंक के।